बेस लॉर्ड के युद्ध से बाहर होने के साथ व्यावहारिक रूप से अपने शेष जीवन के साथ अपने निकटतम लोगों के साथ भागना, मैथ्यू, केल और अन्य प्रमुख जागृतिकर्ता, जिन्होंने माउंटेन बियर को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया था, हमले का प्राथमिक लक्ष्य बन गए। बेस लॉर्ड के पीछे हटने के बाद से मुश्किल से 1 मिनट बीता था जब 50 से अधिक जागृति पहले ही पश्चिमी द्वार को पूरी तरह से छोड़कर घटनास्थल से भाग चुके थे। तेजी से खतरनाक युद्ध के मैदान में छोड़े जाने की ठंडी वास्तविकता ने मैथ्यू को चरणबद्ध नहीं किया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये निम्न स्तरीय जागृति पहली जगह में उनके उद्धारकर्ता होंगे। उत्तरजीविता हमेशा एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी। अगर वह चाहता तो वह निश्चित रूप से ऐसा ही कर सकता था, लेकिन यह उसका लक्ष्य नहीं था। इससे पहले कि मैथ्यू अपना अगला कदम उठा पाता, उसने केल की धीमी लेकिन अशुभ आवाज सुनी। तुम्हारे पीछे। मैथ्यू ने महसूस किया कि चेतावनी और अदृश्य हमला एक साथ आने के कारण उसके शरीर का हर बाल किनारे पर खड़ा है। वह पीछे की ओर घूमता था, अपनी छाती और सिर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा के लिए अपने कर्मचारियों को अपने शरीर पर तिरछे पकड़ता था। झंझनाना। एक तेज खंजर ने प्रबलित लकड़ी के साथ संपर्क बनाया। ब्लेड कर्मचारियों की सतह के साथ स्क्रैप कर रहा था क्योंकि हमले ने मुश्किल से उसके गले को याद किया। हत्यारा सीधे उसके पीछे आ गया था, विशेष रूप से केल के समूह में सभी में से मैथ्यू को लक्षित कर रहा था। मैथ्यू ने अंदर ही अंदर शाप दिया और तुरंत पीछे की ओर छलांग लगाई, जिससे उसके और उस शक्तिशाली हत्यारे के बीच दूरी पैदा हो गई, जिसने उसका सिर लेने का फैसला किया था। लानत है, वह बहुत करीब था। तुमने मुझे पहले चेतावनी क्यों नहीं दी? मैथ्यू ने फिर से शाप दिया, इस बार जोर से, क्योंकि उसकी आंखें उस हत्यारे की तलाश में घूम रही थीं, जो एक बार फिर हवा के साथ मिश्रित हो गया था, पूरी तरह से अदृश्य हो गया था। केल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें पूरे युद्ध के मैदान में लगातार घूमती रहीं, कुछ ऐसा ट्रैक करते हुए जिसे मैथ्यू समझ नहीं सकता था, जैसे कि अविश्वसनीय गति से 4 दीवारों के बीच एक अदृश्य गेंद को उछलते हुए देखना। मैथ्यू कौतुक के खिलाफ अपनी पीठ दबाते हुए केल के करीब चला गया। मार्कस और टीम के अन्य सदस्य समान रूप से सावधान थे, उन्हें परेशान करने वाले अदृश्य खतरे से बचाने के लिए पीठ के साथ तंग रक्षात्मक गठन में शामिल हो रहे थे। मुख्य रूप से हत्यारे का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, मैथ्यू ने बेस लॉर्ड की घातक गलती से सीखा, जिसके कारण उसकी दूसरी मौत और अंतिम पीछे हटना पड़ा। मैथ्यू ने अपना ध्यान पूरी तरह से माउंटेन बियर से नहीं हटाया, जो अभी भी उन दिग्गजों से लड़ रहा था जिन्होंने भागने के बजाय अपने आधार पर रहने और बचाव करने का विकल्प चुना था। कुछ रोमांच के प्यार के लिए लड़ रहे थे, कुछ आर्थिक लाभ के लिए लड़ रहे थे, जबकि अन्य जीवित रहने के लिए लड़ रहे थे। आधार में अधिकार रखने वाले लोग जागृति करने वालों में से सबसे अधिक परेशान थे। अधिकांश लोग आधार स्वामी की तरह भागना चाहते थे, लेकिन आने वाले परिणामों से बहुत डरते थे। प्रमुख आंकड़ों के रूप में उनका कर्तव्य था कि वे संकट के समय आधार को न छोड़े। हालांकि बेस लॉर्ड ने स्वयं त्याग दिया था और उसे इसके लिए दंडित किया जाएगा, यह युद्ध के मैदान से भागने का वैध कारण नहीं था। युद्ध के मैदान से भागना देशद्रोह का कार्य था, चूंकि इसके अंतर्निहित प्रभाव थे जिन्हें ज्यादातर लोगों ने कम आंका। बेस लीडर का भागना भागने के बाद होने वाले परिणामों का एक प्रमुख उदाहरण था। इसलिए बेस लीडर के विपरीत, जिनके पास अवेकन्स एसोसिएशन के साथ परिणाम से निपटने में मदद करने के लिए शक्तिशाली कनेक्शन हो सकते हैं, लेफ्टिनेंट ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वे क्यों बने रहे? माउंटेन बियर के बारे में मत भूलना। वे एक साथ समन्वय कर रहे हैं। संयुक्त हमलों के लिए सतर्क रहें, मैथ्यू ने दूसरों को चेतावनी दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि हत्यारे पर ध्यान केंद्रित करते समय कोई भी जानवर के बारे में नहीं भूले। मार्कस, तुम्हारे ऊपर, केल की आवाज फिर से सुनाई दी, अपने हीट सेंस कौशल के साथ एक और जीवन बचाया। मार्कस ने अपनी खोपड़ी के आधार पर एक खंजर के जोर को हटाने के लिए समय पर अपनी तलवारें उठाईं। हत्यारे ने हवाई स्थिति से हमला किया था, प्रतीत होता है कि कहीं से भी गिर रहा था। झंझनाना। हत्यारे ने अपनी दूसरी असफल हड़ताल के बाद वापस छलांग लगा दी। आप काफी कष्टप्रद कीट हैं। मैं बता सकता हूं कि आप पार्टियों में मजेदार नहीं हैं। हत्यारे ने कहा, उसके शब्द केल की ओर निर्देशित थे, जिसकी अभिव्यक्ति वही रही। यही नहीं,
भेजा गया आग का गोला मैथ्यू बहुत धीमा था, जिससे एक झुलसा हुआ पृथ्वी का निशान बन गया जहां एक बार हत्यारा था। केल को एक बार फिर से हमले की भविष्यवाणी करते हुए देखकर मैथ्यू मदद नहीं कर सका, लेकिन युवा ग्लासी उत्तराधिकारी से और अधिक सावधान हो गया। क्या होगा अगर केल किसी तरह इस हमले में शामिल था? आखिरकार, अगर केल के पास इतनी सटीकता के साथ हत्यारे की स्थिति निर्धारित करने की क्षमता थी, तो वह उस पहले घात के दौरान बेस लॉर्ड को चेतावनी दे सकता था। मैथ्यू ने अभी के लिए उस संदेह को दूर करने का फैसला किया। केल सहयोग कर रहा था और अमूल्य प्रारंभिक चेतावनी प्रदान कर रहा था जिसने उसे जीवित रखा। इसने उसे संभावित गुप्त उद्देश्यों की परवाह किए बिना उपयोगी बना दिया। अनावश्यक प्रश्न पूछना या पागल सिद्धांतों को व्यक्त करना केवल उसके लिए चीजों को बदतर बना देगा। वह बेस लॉर्ड की कम परवाह नहीं कर सकता था, वह उसकी रक्षा के लिए लड़ाई में नहीं आया था। उन्होंने बस ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस समय यह सबसे अच्छा विकल्प था। अब जब सब कुछ बदल गया था, तो स्वाभाविक रूप से मैथ्यू केल के साथ रहने वाला था, क्योंकि यह वर्तमान में सबसे अच्छा विकल्प था। क्या केल के पास आधार के बारे में छिपे हुए एजेंडे थे? यह मैथ्यू का व्यवसाय नहीं था। उसे बस संकट से निपटने और अगले कुछ मिनटों में जीवित रहने की जरूरत थी। मैथ्यू के बाएं हाथ ने माना को इकट्ठा किया, हत्यारे के आने की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वह बिजली का हमला छोड़ सके। उनके दाहिने हाथ ने बचाव के लिए छड़ी को पकड़ रखा था। इतनी जल्दी एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ आग इतनी तेज नहीं होगी। एक असफल हमले के बाद एक हत्यारे को पकड़ने के लिए केवल बिजली की गति आवश्यक थी। उसे बस उसे ओपनिंग देने के लिए केल की जरूरत थी। मुझे बताओ कि कहाँ, मैं उससे निपटूंगा, मैथ्यू ने केल से चुपचाप कहा। केल की आंखें स्कैन करती रहीं। अपने आप को तैयार करो। वे इस हमले के साथ अपना समय ले रहे हैं, वह एक उद्घाटन की तलाश में है। मैथ्यू ने सिर हिलाया, संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था। इससे पहले कि केल का संकेत आ पाता, मैथ्यू को उनके नीचे कुछ बदलाव महसूस हुआ। उनकी महाकाव्य रैंक 5 एलिमेंट एफिनिटी ने उन्हें मौलिक गड़बड़ी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा दी, और पृथ्वी का मन प्रवाह उनके तत्काल आसपास के क्षेत्र में नाटकीय रूप से बदल गया था। पहाड़ी भालू, हमारे नीचे हटो, मैथ्यू चिल्लाया, पहले से ही अपनी स्थिति से दूर जा रहा था, स्पाइक का अनुमान लगा रहा था जो किसी भी क्षण उन्हें सूली पर चढ़ाने के लिए उभरेगा। केल और उनकी टीम ने चेतावनी पर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने रक्षात्मक गठन से बिखर गए, जैसे ही जमीन से बड़े पैमाने पर पृथ्वी के स्पाइक्स निकले जहां वे कुछ क्षण पहले खड़े थे। पत्थर के खंभे विनाशकारी बल के साथ ऊपर की ओर बढ़ते थे, प्रत्येक ठीक उसी स्थान पर था जहां एक व्यक्ति कुछ क्षण पहले था। समन्वित हमला एकदम सही था। माउंटेन बियर ने उन्हें गठन को तोड़ने के लिए मजबूर किया था, और हत्यारा तनाव और गठन के ठीक उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही वे उभरते हुए स्पाइक्स को चकमा देते हुए तितर-बितर हो गए, छिपे हुए हत्यारे ने अपनी चाल चली। हत्यारे ने मध्य हड़ताल को मूर्त रूप दिया, उनके खंजर ने सीधे केल के उजागर गले पर निशाना साधा, जबकि कौतुक अभी भी अपने चकमा से उबर रहा था। आपको मिल गया, मुखौटा के पीछे से एक आवाज फुसफुसाई। केल की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने आसन्न खतरे को महसूस किया। उसके हाथों में आग लगने लगी, लेकिन खंजर बहुत तेजी से आ रहा था। वह समय पर जादू पूरा नहीं करेगा। केल! नहीं, मार्कस सख्त चिल्लाया, हत्यारे को चकमा देने और केल कीमती मिलीसेकंड खरीदने के लिए मजबूर करने के लिए आखिरी प्रयास में अपनी एक तलवार फेंक दी। हत्यारा भी नहीं झपका। फेंकी गई तलवार उनके बगल से हानिरहित रूप से गुजरी क्योंकि वे हत्या के हमले के लिए प्रतिबद्ध थे। चैप! मैथ्यू के फैले हुए हाथ से बिजली निकली, जो सीधे हत्यारे के धड़ की ओर दूर तक पहुंच गई। हत्यारे की आंखें उनके मुखौटे के पीछे चौड़ी हो गईं। तात्कालिक हमले से वास्तविक खतरे को भांपते हुए, हत्यारे ने अंततः केल पर अपनी हड़ताल को रद्द कर दिया, एक बार फिर अदृश्यता में गायब होने का प्रयास किया। लेकिन बिजली बहुत तेज थी। मैथ्यू ने इसे पूरी तरह से समय दिया था, उस क्षण को जारी कर दिया था जब हत्यारे ने अपने हमले के प्रक्षेपवक्र के लिए प्रतिबद्ध किया था, जिससे चोरी लगभग असंभव हो गई थी। नहीं, मैं तुम्हें पा गया, मैथ्यू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। विद्युत प्रवाह हत्यारे के शरीर पर प्रहार किया,
वोल्टेज उसके पूरे शरीर में फैल गया। उनका रूप चकमाते हुए कठोर हो गया। पक्षाघात ने तुरंत पकड़ बना ली। वे हवा के माध्यम से गिरने लगे। उनकी अदृश्यता विफल हो गई क्योंकि बिजली ने जो भी चुपके कौशल का उपयोग कर रहे थे उसे बाधित कर दिया। केल ने तुरंत रक्षात्मक आग के मंत्र के साथ पीछा किया जिसे वह तैयार कर रहा था, इसे एक आक्रामक विस्फोट में पुनर्निर्देशित कर रहा था। यही नहीं, दोनों हमलों ने हत्यारे की कमजोर शारीरिक सुरक्षा को नष्ट कर दिया। बिजली के पक्षाघात और विस्फोटक आग के संयोजन ने उन्हें तुरंत मार डाला। आपने एक स्तर 25 जागृति को मार डाला है, जेम्स। तुमने 250 जीवन प्राप्त किए हैं। हत्यारे का शरीर गायब हो गया, फिर से स्पॉन तंत्र के सक्रिय होने पर प्रकाश में घुल गया। वे कुछ क्षण बाद फिर से प्रकट हुए, पहले से ही अदृश्यता का उपयोग करके भागने की कोशिश कर रहे थे। मैथ्यू और केल को चर्चा या समन्वय की आवश्यकता नहीं थी। दोनों ने तुरंत एक ही हमले का पैटर्न शुरू कर दिया। मैथ्यू की बिजली ने चुपके को पूरी तरह से सक्रिय करने से पहले ताज़ा पैदा हुए हत्यारे को पंगु बना दिया। केल के आग के गोले ने तुरंत पीछा किया, अस्थायी लक्ष्य के खिलाफ विस्फोट किया। यही नहीं, आपने एक स्तर 25 जागृति को मार डाला है, जेम्स। तुमने 250 जीवन प्राप्त किए हैं। जल्दी से स्पॉन पॉइंट को चारों ओर घेरें। अगर हम उसे भागने के विकल्प नहीं देते हैं तो वह मर चुका है। मैथ्यू चिल्लाया क्योंकि वह तीसरे रिस्पॉन की प्रतीक्षा कर रहा था। मार्कस और अन्य योद्धाओं ने तुरंत उस क्षेत्र के चारों ओर एक परिधि बनाई जहां हत्यारा फिर से प्रकट होता रहा। भाला चलाने वाली महिला ने तत्काल हमलों के लिए खुद को तैनात किया। समर्थन जादूगर ने अपना जादू खुद करने के लिए तैयार किया। मैथ्यू और केल ने एक ही क्रूर पैटर्न को 2 बार और निष्पादित किया। लकवा मारने के लिए बिजली, मारने के लिए आग। कोई झिझक नहीं, कोई दया नहीं। आपने एक स्तर 25 जागृति को मार डाला है, जेम्स। तुमने 250 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने एक स्तर 25 जागृति को मार डाला है, जेम्स। तुमने 250 जीवन प्राप्त किए हैं। लगातार 4 बार मरने के बाद हत्यारे ने इस क्षेत्र में मौत की सजा के लिए कई लोगों की जान गंवाई थी। कई तेजी से होने वाली मौतों से डिबफ विनाशकारी था। हत्यारा जीवित रहने की स्थिति में नहीं था, खतरा पैदा करना तो दूर की बात है। मैथ्यू 5वें फांसी के लिए तैयार हो गया। बिजली पहले से ही उसकी हथेली में इकट्ठा हो रही थी। इससे पहले कि हत्यारा फिर से पैदा हो पाता, एक विशाल गर्जना ने पूरे युद्ध के मैदान को हिला दिया। दहाड़! माउंटेन बियर ने तीनों भुजाओं से एक साथ जमीन पर पटक दिया, जिससे मकड़ी के जाले की दरारें बन गईं जो सैकड़ों मीटर के इलाके में फैल गईं। शॉकवेव ने जागृति को बाधित कर दिया, इसे सीमा से उलझाया, अपने लक्ष्य को फेंक दिया और उनकी कास्टिंग को तोड़ दिया। फिर जानवर ने सीधे मैथ्यू के समूह की ओर हमला किया, इतनी बड़ी चीज के लिए भयानक गति के साथ 100 मीटर की दूरी तय की। मैथ्यू का सिर आने वाले खतरे की ओर बढ़ गया, उसका दिमाग दौड़ रहा था। या तो कोई जानवर को नियंत्रित कर रहा है और हत्यारे को बचाने के लिए उसे निर्देशित कर रहा है, जो भयानक है क्योंकि यह बुद्धि वाला एस रैंक प्राणी है, या जानवर बस इतना स्मार्ट है कि वह पहचान सके कि उसका सहयोगी मर रहा है और हस्तक्षेप करना चुनता है। दोनों संभावनाएं समान रूप से परेशान करने वाली थी। हर गड़गड़ाहट वाले कदम के साथ जमीन हिल गई क्योंकि 3 सशस्त्र माउंटेन बियर ने एकल दिमाग वाले उद्देश्य के साथ उन पर हमला किया। तितर बितर हो जाओ, मार्कस चिल्लाया। हम प्रत्यक्ष आरोप के खिलाफ नहीं रह सकते। मैथ्यू के पास निर्णय लेने के लिए कुछ सेकंड थे, स्थिति बनाए रखें और भालू के हमले का जोखिम उठाएं या हत्या को छोड़ दें और बाद में लड़ने के लिए जीवित रहें। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने बाधाओं और परिणामों की गणना की। फिर उसने अपनी पसंद बनाई। वह रहने वाला था। हत्यारे की वर्तमान स्थिति के साथ वह मैथ्यू के लिए एक आसान हत्या थी। उसे बस एक त्वरित हत्या पाने के लिए अपने बिजली आधारित हमलों में अधिक मन तैनात करने की आवश्यकता थी। वह आदमी उसे जीवन का एक स्थिर रोल दे रहा था, बिना किसी खतरे के। प्रत्येक हत्या के लिए 250 जीवन की वर्तमान अर्थव्यवस्था में हासिल करना आसान नहीं था। जेम्स एक बार फिर पैदा हुआ, उसका चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया, उसकी सांसें सुस्त हो गईं। अपने जीवन काउंटर को घूरते हुए
जेम्स अविश्वास से परे चौंक गया। कैसे? मैंने इतने सारे जीवन कैसे खो दिए? हत्यारे की आवाज कर्कश थी, बमुश्किल एक फुसफुसाहट के ऊपर। मैथ्यू, पास में स्थित और पहले से ही बिजली को चैनल कर रहे थे, ने अलंकारिक प्रश्न को सुना। उसके मन में एक विचार उभरा क्योंकि विद्युत ऊर्जा उसके हाथ के चारों ओर अधिक तीव्रता से टूट रही थी। उसने सामान्य से अधिक लोगों की जान गंवाई। रुको, क्या होता है जब मैं इंसानों को मारता हूं? मैं अतिरिक्त जीवन कैसे प्राप्त करूं? क्या मैं इस खतरे के क्षेत्र में उनके द्वारा खोए गए जीवन से 5 गुना अधिक चुरा रहा हूं? कम से कम कहने के लिए एहसास रोमांचक था। ग्रिम रीपर प्रतिभा के साथ जोन की मौत की सजा को 5 से गुणा करने के साथ मैथ्यू वास्तव में जीवन का एक शाब्दिक रीपर बन गया था। प्रत्येक हत्या ने न केवल उसे 5 गुना जीवन दिया, बल्कि इसने जीवन की मात्रा को काट दिया और उसे स्थानांतरित कर दिया। मैथ्यू ने बिजली के हमले को अधिकतम तीव्रता से जारी किया, अपने पिछले निष्पादन की तुलना में जादू में काफी अधिक मन डाला। चैप! बिजली के बोल्ट ने कमजोर हत्यारे को मारा, इससे पहले कि वह चुपके को सक्रिय करने या अपना बचाव करने का प्रयास कर पाता। विद्युत प्रवाह इतना शक्तिशाली था कि यह उसे अब पंगु नहीं बनाता था। इसने उसे तुरंत मार डाला, उसके डीबफ्ड शरीर के माध्यम से जो थोड़ा प्रतिरोध कर सकता था, उसके माध्यम से जल गया। आपने 500 जीवन प्राप्त किए हैं। अधिसूचना पर मैथ्यू की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। जीवन बोनस 250 से 2 गुना होकर 500 हो गया था। और फर्क सिर्फ इतना था कि मैथ्यू ने इस हत्या को केल के साथ साझा नहीं किया था। उसने उस अंतिम बिजली के हमले के साथ हत्यारे को पूरी तरह से अकेले मार डाला था। इस क्षेत्र में आधार मौत की सजा प्रति मृत्यु 100 जीवन है, मैथ्यू ने तेजी से तर्क दिया। अगर केल ने जीवन बोनस का 50% साझा किया जब हम दोनों ने हमला किया, तो मुझे 50 आधार जीवन के साथ छोड़ दिया जाएगा, जो मेरे 5 गुना गुणक के बाद 250 हो जाता है। अब यह समझ में आता है। सोलो किल्स ने गुणा करने से पहले पूर्ण आधार दंड राशि दी थी। साझा मारता है कि अपने प्रतिभा गुणक को लागू करने से पहले योगदानकर्ताओं के बीच उस आधार राशि को विभाजित करता है। मैथ्यू ने मानसिक रूप से भविष्य के संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण जानकारी को नोट किया, ताकि वह अपनी प्रतिभा को और अधिक समझ सके। माउंटेन बियर अब 50 मीटर दूर था और तेजी से बंद हो रहा था। इसका विशाल रूप जमीन को हिलाने वाले हर गड़गड़ाहट वाले कदम के साथ झटके पैदा कर रहा था। मैथ्यू! हटो! मार्कस हताश होकर चिल्लाया। खतरे को जानने के बावजूद मैथ्यू अभी तक जाना नहीं चाहता था। उनके अनुमानों के आधार पर हत्यारे ने कुल मिलाकर लगभग 1700 लोगों की जान गंवाई थी। जेम्स ने पहले जो हताश प्रतिक्रिया दिखाई थी, उसके साथ मिलकर मैथ्यू को यकीन था कि हत्यारा अपने अंतिम जीवन पर था या उसके करीब था। मैथ्यू ने चार्जिंग जानवर पर एक त्वरित नजर डाली, जो दूरी बंद करते समय हमला करने के लिए पृथ्वी हेरफेर का भी उपयोग कर रहा था। मैथ्यू के पीछे हटने के रास्ते पर स्पाइक्स भड़क उठे। उन्होंने कुछ कठिनाई के साथ मौलिक हमलों को चकमा दिया। उनकी उच्च चपलता और मौलिक धारणा ने उन्हें तेजी से बनाने वाले हमले से मुश्किल से आगे रखा। मैं एक और हत्या कर सकता हूं। अगर जेम्स इस प्रयास के भीतर नहीं मरता है, तो मैं कुछ समय के लिए गर्भपात कर दूंगा, मैथ्यू ने सोचा, एक जोखिम लेते हुए जिसे वह सामान्य रूप से स्वीकार नहीं करेगा। उनके निर्णय को चलाने के कई कारण थे। जबकि हत्यारा निश्चित रूप से गंभीर डिबफ के कारण अगले कई घंटों तक परेशानी नहीं करेगा, फिर भी वह मैथ्यू की गर्दन को नीचे करने के लिए एक शक्तिशाली दुश्मन था। इतने सारे जीवन खोने के बाद जेम्स निश्चित रूप से एक द्वेष रखेगा और अंततः भुगतान चाहता है। मैथ्यू ऐसे सक्षम हत्यारे को जीवित छोड़कर उसका शिकार नहीं करना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेम्स यह पता लगा सकता है कि मैथ्यू की प्रतिभा या वर्ग किसी तरह उसके विशाल जीवन के नुकसान के लिए जिम्मेदार था। हत्यारे के भ्रम और सदमे ने सुझाव दिया कि उसने स्थिति के बारे में कुछ असामान्य देखा है। एक बार जब वह रहस्य सामने आ गया, तो मैथ्यू किसी भी संगठन के लिए प्राथमिकता का लक्ष्य बन सकता है, जिसने इन 2 धमकियों को भेजा था। जेम्स एक बार फिर से पैदा हुआ। पिछली मौतों के दौरान उनका फेस मास्क पहले ही जल चुका था, जिससे उनकी विशेषताएं सामने आ रही थी। वह हरी आंखों, भूरे बालों और तेज जबड़े के साथ अपेक्षाकृत सुंदर था।
उसका चेहरा ऐसा था जिसे देखने वाले आसानी से नहीं भूलेंगे। वह भीड़ के साथ घुल मिल नहीं गया, वह ध्यान देने योग्य था। असंभव कैसे हो सकता है? अराजकता के बीच उसकी आवाज एक फुसफुसाहट के ऊपर बमुश्किल निकली। चैप। जेम्स की आवाज अचानक कट गई क्योंकि बिजली फिर से गिर गई। आपने एक स्तर 25 जागृति को मार डाला है, जेम्स। आपने 500 जीवन प्राप्त किए हैं। जेम्स का शरीर कठोर हो गया, फिर ढह गया। उसकी लाश जल गई थी, बाल उसके पूरे शरीर में बहने वाले विशाल विद्युत प्रवाह से सीधे खड़े थे। जेम्स के पास अब वह गरिमापूर्ण हत्यारे का रूप नहीं था जो उसके पास था जब वह पहली बार युद्ध के मैदान में आया था। वह अविश्वसनीय रूप से दयनीय लग रहा था। पिछली मौतों के विपरीत, जेम्स का शरीर एक बार फिर से उत्पन्न होने के लिए नष्ट नहीं हुआ। मैथ्यू ने स्थायी शांति पर ध्यान दिया क्योंकि उसने अपने और चार्ज करने वाले जानवर और मृत हत्यारे दोनों के बीच दूरी बनाना शुरू कर दिया। वह पहले से ही पीछे हटना शुरू कर चुका था जैसे ही उसका अंतिम हमला हुआ। केल और अन्य लोगों ने अलग अलग भावों के साथ दृश्य को देखा। केल का चेहरा हमेशा की तरह अपठनीय रहा। मार्कस और टीम के अन्य सदस्यों ने जो कुछ भी देखा था, उस पर स्पष्ट झटका दिखाया। क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? मार्कस फुसफुसाया क्योंकि उसने मैथ्यू को पीछा करने में एक विशाल भालू के साथ अपनी स्थिति की ओर पीछे हटते हुए देखा। केल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर धीरे से कहा, हाँ, माउंटेन बियर को शामिल करने के लिए तैयार रहें। हमारे मुख्य उद्देश्य को मत भूलना। मार्कस ने सिर हिलाया, भाला पकड़े हुए महिला की ओर मुड़ गया। चलिए चलते हैं। दोनों योद्धाओं ने आगे बढ़ते हुए भालू को धीमा करने और मैथ्यू के पीछे हटने पर दबाव कम करने के लिए खुद को तैनात किया। केल खुद निष्क्रिय नहीं था। जबकि उनके शरीर ने विनाशकारी मंत्र तैयार करने के लिए मन को प्रसारित किया, उनका दिमाग उस शक्ति और बहुमुखी प्रतिभा का विश्लेषण कर रहा था जो मैथ्यू ने इस लड़ाई के दौरान प्रदर्शित किया था। उनके विचार उनकी अंतिम मृत्यु से पहले हत्यारे की अजीब प्रतिक्रिया पर भी टिके रहे। जेम्स के चेहरे के भाव अजीब थे, जैसे कि वह किसी चीज से चौंक गया था। कुछ ऐसा जिसे वह समझ या समझ नहीं पा रहा था। उन अंतिम क्षणों में हत्यारे को क्या एहसास हुआ था? केल ने उस प्रश्न को अस्थायी रूप से अपने दिमाग के पीछे रखा क्योंकि उसने अपने योद्धाओं का समर्थन करते हुए माउंटेन बियर की ओर एक विशाल आग का गोला लॉन्च किया। उन्होंने उसे मार डाला। उन्होंने हत्यारे को मार डाला। जानवरों की भीड़ से लड़ रहे दिग्गजों में से एक चिल्लाया क्योंकि उसने झुलसी हुई जमीन पर स्थायी रूप से मृत शरीर को देखा था। शक्तिशाली हत्यारे की मौत की खबर शेष जागृत लोगों के बीच जंगल की आग की तरह फैल गई। वही हत्यारा जिसने बेस लॉर्ड को भागने के लिए मजबूर किया था, जो अछूत और अजय लग रहा था, उसे बार बार तब तक मार डाला गया जब तक कि उसका जीवन सूख नहीं गया। उन दिलों में आशा जाग उठी जो कुछ क्षण पहले निराशा से भरे हुए थे। हम यह कर सकते हैं। चलो इन जानवरों को मार डालो। युद्ध के चरमोत्कर्ष के करीब पहुंचते ही जागृति करने वालों ने युद्ध के मैदान में चिल्लाना शुरू कर दिया। भागने के कगार पर खड़े रक्षकों को नए सिरे से साहस मिला। जो लोग डर के बावजूद रुके थे, उन्हें अपनी पसंद के लिए पुष्टि मिली। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शक्तिशाली था। मनोबल, वह अमूर्त शक्ति जो लड़ाई को बदल सकती थी, नाटकीय रूप से रक्षकों के पक्ष में झूल गई। मैथ्यू ने 3 सशस्त्र पहाड़ी भालू को देखा, जो अब 20 मीटर दूर था और अभी भी क्रोध के साथ सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। प्राणी ने अपने साथी को स्थायी रूप से गिरते देखा था और मैथ्यू को जिम्मेदार के रूप में पहचाना था। मार्कस और भाला चलाने वाली महिला पहले ही पास में आ चुकी थी, भालू के आरोप से निपटने के लिए खुद को तैनात कर रही थी और मैथ्यू को पैंतरेबाजी करने के लिए जगह दे रही थी। बेशक, वे इससे निपटने की योजना नहीं बना रहे थे, लेकिन वे बस एक व्याकुलता पैदा करना चाहते थे। इस रैंक जानवर से सीधा हिट उपहास करने के लिए कुछ भी नहीं था। मैथ्यू के बाएं हाथ के चारों ओर बिजली की कड़क तेज हो गई, उसकी उंगलियों के बीच बिजली के चाप नाच रहे थे। विस्फोटक लौ उसकी दाहिनी हथेली में जल गई, संपीड़ित आग रोकथाम के खिलाफ दबाव डाल रही थी और प्रभाव पर विस्फोट करने के लिए तैयार थी। मैथ्यू ने 2 विनाशकारी हमले किए, दोनों को एक साथ उजागर करने की तैयारी की। माउंटेन बियर ने दौड़ते समय अपनी केंद्रीय भुजा को जमीन में पटक दिया, जिससे मैथ्यू की स्थिति की ओर पृथ्वी के स्पाइक्स की एक और लहर फैल गई।
मैथ्यू ने बाईं ओर चकमा दिया। स्पाइक्स सेंटीमीटर से गायब हो गए क्योंकि सिल्वर स्किन ने पत्थर के टुकड़ों को विक्षेपित कर दिया। मार्कस ने अपनी तलवार से एक स्पाइक को अवरुद्ध कर दिया, जिससे उसकी बाहों को झटका लग गया। भाले वाली महिला दूसरे पर चढ़ गई, उसकी चपलता उसे स्पष्ट कर रही थी। कील की आवाज युद्ध के मैदान में फैल गई। 3 सेकंड में बायां फ्लैंक खुलता है। मैथ्यू ने बिना किसी सवाल के चेतावनी पर भरोसा किया। उन्होंने अपनी स्थिति बदल दी। जो कुछ भी उद्घाटन केल ने पहचाना था, उसका फायदा उठाने की तैयारी की। यही नहीं, कील के एक विशाल आग के गोले ने भालू के दाहिने हिस्से पर प्रहार किया, जिससे प्राणी को बचाव के लिए अपने दाहिने हाथ से एक पृथ्वी अवरोध उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। रक्षात्मक पैंतरेबाजी ने ठीक वैसा ही शुरुआती रास्ता बनाया जिसकी केल ने भविष्यवाणी की थी। भालू का बायां किनारा मैथ्यू के 10 मीटर के भीतर उजागर हो गया था। मैथ्यू ने दोनों हमलों को एक साथ छोड़ दिया। उसके बाएं हाथ से बिजली पहले आगे की ओर बढ़ी, सबसे तेज तत्व लक्ष्य तक पहुंच गया। विद्युत प्रवाह भालू के खुले हिस्से से टकराया, उसके शरीर के माध्यम से बह रहा था और अनैच्छिक मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बन रहा था। जानवर के शक्तिशाली शरीर के कारण पक्षाघात मुश्किल से 1 सेकंड तक चला, लेकिन यह पर्याप्त था। उसके दाहिने हाथ से विस्फोटक लौ उसी उजागर स्थान के खिलाफ विस्फोट हो गई। आग का मांस जो लकवाग्रस्त होने पर बाधाओं को चकमा नहीं दे सकता था या बढ़ा नहीं सकता था। यही नहीं, विस्फोट विनाशकारी था, जो पूरी लड़ाई के दौरान मैथ्यू की सभी दक्षता लाभों से बढ़ गया था। फर तुरंत जल गया, जिससे नीचे जले हुए मांस का पता चला। भालू वास्तविक दर्द में दहाड़ने लगा। उसका आरोप लड़खड़ा रहा था क्योंकि उसने केल, मैथ्यू और अन्य जागृति के संयुक्त हमले से एक संक्षिप्त क्षण के लिए अपना पैर खो दिया था, जो आक्रामक में शामिल हो गए थे। यह भालू अजेय नहीं है। इससे खून बह सकता है, इसलिए इसे खून बह सकता है। चलो इस लानत जानवर को मार डालो, एक शक्तिशाली जागृत टीम के प्रभारी लेफ्टिनेंटों में से एक चिल्लाया क्योंकि उसने क्षण भर के लिए स्तब्ध माउंटेन बियर की ओर अपने हमले किए। यही नहीं, सनसनाहट, झंझनाना, सभी प्रकार के हमले कई दिशाओं से प्राणी पर एकत्रित हुए। जागृति करने वालों ने कमजोरी महसूस की और अपने पास जो कुछ भी था उसके साथ अपने लाभ को दबाया। लेकिन हमलों को अचानक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। भालू ने तीनों भुजाओं को एक साथ जमीन में पटक दिया और उसके शरीर के चारों ओर संकुचित पृथ्वी का एक विशाल गुंबद फूट पड़ा। अवरोध मोटा था, पत्थर और मिट्टी की परतों के साथ प्रबलित था, जो आने वाले बैराज को अवशोषित करता था। प्राणी ने अपने द्वारा किए गए शक्तिशाली हमलों से उबरने के लिए खुद को कीमती सेकंड खरीदे थे। मैथ्यू को भालू द्वारा अपनी ताकत वापस पाने का विचार पसंद नहीं आया। उसने अपने मन का एक बड़ा हिस्सा उन पिछले संयोजन हमलों में निवेश किया था और जानवरों के पास प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति दर के साथ समय दिए जाने पर लड़ाई और भी अधिक परेशानी भरी हो जाएगी। मैथ्यू बड़े संदर्भ को भी नहीं भूले। सभी दिशाओं से बेस के आसपास अभी भी बहुत सारे राक्षस थे। यहां तक कि पश्चिमी भाग में भी जहां वे लड़े, सैकड़ों पहले ही मारे जाने के बावजूद जानवरों की भीड़ बड़े पैमाने पर बनी रही। यह एक संगठित हमला था जिसमें एक एस रैंक जानवर और एक स्तर 25 हत्यारे को तैनात किया गया था। जिस तरह रक्षकों के पास पुनरुद्धार तंत्र था, उसी तरह उनके मानव शत्रुओं में भी वही क्षमता थी। कई हमलावरों को स्थायी मौत का सामना करना पड़ा था। उनके शरीर युद्ध के मैदान में बिखरे हुए थे, लेकिन सुदृढ़ीकरण आ रहा था। गुंबद पर हमला करो, इसे ठीक न होने दें, मार्कस ने अपने आसपास के लोगों को चिल्लाया। उसने दोनों तलवारों से मिट्टी के अवरोध पर प्रहार करने की तैयारी करते हुए दूरी को तेजी से बंद कर दिया। मैथ्यू ने अपने आक्रामक करीबी दृष्टिकोण को साझा नहीं किया। रुको, यह एक जाल हो सकता है, आओ बा। इससे पहले कि मैथ्यू अपनी चेतावनी पूरी कर पाता, जमीन से सीधे नीचे एक स्पाइक फूट पड़ा जहां मार्कस आ रहा था। पत्थर के खंभे ने उसे धड़ के माध्यम से सूली पर चढ़ा दिया, जिससे उसका शरीर हवा में उठ गया। मार्कस की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्हें अपनी घातक गलती का एहसास हुआ। घाव से खून बह रहा था। उसे पीछे हटने में मदद करें, केल ने कहा। उसकी आवाज सामान्य से अधिक थी, क्योंकि उसने भालू को विचलित करने और अनुवर्ती हमलों को रोकने के प्रयास में गुंबद की ओर कई हमले किए, जबकि मार्कस कमजोर था।
मार्कस का शरीर मर गया क्योंकि वह मर गया कुछ ही क्षणों बाद 10 मीटर दूर फिर से पैदा हो गया। उसका चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया था। तेजी से मौत से डिबफ स्पष्ट रूप से उसे गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा था। भाला चलाने वाली महिला जो पास में तैनात थी जल्दी से मार्कस के पास पहुंची और उसे उस पर थोड़ा झुकने दिया क्योंकि वे गुंबद के चारों ओर खतरनाक क्षेत्र से पीछे हट गए थे। मैथ्यू भी कवर प्रदान करने के करीब चले गए, अपने तत्व धारणा का उपयोग करके उन्हें आने वाले हमलों की अग्रिम चेतावनी देने के लिए। वे मुश्किल से कई और स्पाइक्स को चकमा देने में कामयाब रहे जो उनके पीछे हटने के रास्ते पर भड़क उठे। मार्कस को तत्काल खतरे से सफलतापूर्वक बरामद किया गया था। जीवित होने के बावजूद वह लड़ने की स्थिति में नहीं था। डिबफ से उबरने के लिए उसे कम से कम 5 मिनट तक बाहर बैठने की आवश्यकता होगी, शायद अधिक समय तक। इस बीच भालू ने उस महत्वपूर्ण समय का उपयोग ठीक होने के लिए भी किया था। गुंबद टूटने लगा और घुलने लगा क्योंकि प्राणी फिर से जुड़ने के लिए तैयार हो गया। यह वास्तव में स्मार्ट है, मैथ्यू ने गंभीर रूप से सोचा। घायल होने और नुकसान में होने के बावजूद यह अभी भी हमें आक्रामक दबाव से रक्षात्मक पीछे हटने के लिए मजबूर करने में कामयाब रहा। मार्कस को स्थायी मौत से बचाते हुए खुद को वसूली का समय खरीदा। जानवर ने एक निर्णायक क्षण को एक सामरिक गतिरोध में बदल दिया था। फिर भी अपनी बुद्धिमत्ता और भारी व्यक्तिगत शक्ति के बावजूद इसकी संख्या अधिक रही। दर्जनों जागृति करने वालों ने इसे चारों ओर से घेर लिया और अन्य वर्गों से और अधिक आ रहे थे क्योंकि यह खबर फैल गई थी कि हत्यारा मर चुका है और भालू घायल हो सकता है। गुंबद पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। 3 शस्त्र पहाड़ी भालू उभरा, खून से लथपथ लेकिन पराजित होने से बहुत दूर। इसकी आंखें क्रोध से जल गईं क्योंकि इसने मैथ्यू और केल को प्राथमिक खतरों के रूप में पहचाना। फिर वह फिर से दहाड़ने लगा और पूरे पश्चिमी खंड के नीचे की जमीन कांपने लगी। यह कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। सब लोग भालू से वापस जाओ। अधिकतम दूरी, मैथ्यू ने चेतावनी दी क्योंकि वह तेजी से पीछे हटने लगा। माउंटेन बियर ने तीनों भुजाओं को विनाशकारी बल के साथ जमीन में पटक दिया, जो उसके शेष मन का अधिकांश हिस्सा एक ही विशाल तकनीक में होना चाहिए। पृथ्वी स्वयं जीवित हो उठती प्रतीत हो रही थी। लेखक के नोट्स, अध्याय के मूल्य निर्धारण को नहीं बदलता है। हे सब लोग, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आपको नए साल के पहले दिन 30 अध्याय सामूहिक रिलीज प्राप्त होगी। 1 जनवरी 2026। मैंने पिछले 1 महीने से अपने गधे पर काम किया है, इसके लिए भंडारण करते समय लगातार अपडेट कर रहा हूं। मुझे आशा है कि आप अगले महीने के दौरान अपने कुछ कीमती सुनहरे टिकट और पावर स्टोन खर्च करके मुझे प्रोत्साहित करेंगे क्योंकि यह रीसेट हो जाएगा। आइए सुनहरे टिकटों और जीत जीत की श्रेणी को तोड़े। हमेशा की तरह समर्थन के लिए धन्यवाद। 40 मीटर के दायरे में एक ही बार में स्पाइक्स फट गए जो पत्थर के ब्लेड के जंगल की तरह जमीन से निकल रहे थे। आसपास के अधिकांश जागरण धीमी प्रतिक्रिया समय या मध्यमले के कारण मैथ्यू की चेतावनी पर ध्यान देने में असमर्थ थे। वे सभी विनाशकारी क्षेत्र प्रभाव हमले में घिरे हुए थे। जैसे ही वे मर गए, दसियों जागृति गायब हो गई, उनके शरीर प्रकाश में घुल गए। वे कुछ ही क्षणों बाद उसी स्पाइक से भरे क्षेत्र में फिर से पैदा हुए, केवल खुद को तुरंत फिर से मरते हुए पाते हैं क्योंकि पत्थर उनके नवगठित शरीर के माध्यम से छेद कर रहा था। यह क्षेत्र एक स्वचालित मृत्यु क्षेत्र बन गया था। यहां तक कि फिर से पैदा होने वाले लोग भी बार बार जान गंवा रहे थे, मृत्यु और पुनरुत्थान के चक्र में फंस गए थे जिसने उनके जीवन पूल को भयानक गति से सूखा दिया था। कुछ ही सेकंड के भीतर कई लोगों को पहले ही कई मौतों का सामना करना पड़ चुका था। कुछ खतरनाक रूप से स्थायी विलोपन के करीब थे। यह महसूस करते हुए कि विनाशकारी हमला किसी की तुलना में तेजी से जीवन का दावा कर रहा था, मैथ्यू, केल और अन्य जीवित जागृति करने वालों को तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। भालू पर हमला करो। पृथ्वी जादूगर स्पाइक्स को जल्दी से नष्ट कर देते हैं। हमें उन्हें जाने की जरूरत है, मैथ्यू चिल्लाया। प्राणी के खिलाफ अपने आक्रमण को पूरी तरह से छोड़ दिया और मिट्टी के स्पाइक्स को हटाने पर अपने मौलिक हेरफेर पर ध्यान केंद्रित किया। कमजोर होने के बावजूद ये जागृति करने वाले लड़ाई के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी थे। उनकी बड़ी संख्या ने मैथ्यू को सुरक्षित रहने की अनुमति दी। उनके मृत होने के साथ
वह निश्चित रूप से भालू द्वारा केंद्रित कम जागृति करने वालों में से एक होगा, और वह नहीं चाहता था कि ऐसा हो। आग अपने लक्ष्य के लिए कुशलता से काम नहीं करेगी। इसलिए मैथ्यू ने पर्यावरण को बदलते हुए 5 एलिमेंट एफिनिटी के माध्यम से अपनी पृथ्वी आत्मीयता का उपयोग करना शुरू कर दिया। यह भालू की बेहतर पृथ्वी महारत के खिलाफ मौलिक नियंत्रण की लड़ाई थी, लेकिन मैथ्यू की महाकाव्य रैंक आत्मीयता ने उसे एक अंतर बनाने के लिए पर्याप्त शक्ति दी। चूंकि इतने विस्तृत क्षेत्र में बहुत सारे स्पाइक्स फैले हुए थे, इसलिए मैथ्यू ने रणनीतिक रूप से अपने कौशल को प्राथमिकता दी। उन्होंने उन जागृति को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने तकनीक को सक्रिय करने से पहले उच्चतम युद्ध प्रभावशीलता दिखाई थी, अपने विशिष्ट स्पॉन स्थानों के आसपास स्पाइक्स को लक्षित किया था। उन्होंने एक लेफ्टिनेंट के चारों ओर पत्थर के गुच्छों को हटा दिया, जो अपनी टीम के साथ भारी हमलों से निपट रहा था। टूटे हुए स्पाइक्स एक शक्तिशाली योद्धा को धमकी दे रहे थे जो अग्रिम पंक्ति को पकड़ रहा था। उन जादूगरों के आसपास की जगह साफ कर दी गई जो महत्वपूर्ण नुकसान में योगदान दे रहे थे। लगभग 30 सेकंड की तीव्र एकाग्रता और तेजी से मौलिक हेरफेर की अवधि में मैथ्यू अपने जीवन के पूरी तरह से सूखने से पहले सुरक्षित रिस्पॉन जोन बनाकर लगभग 30 जागृति को स्थायी मृत्यु से बचाने में कामयाब रहे। जैसे ही वे मौत के जाल से बच गए और सुरक्षित स्थानों पर पीछे हट गए, कई लोग कृतज्ञता के भाव के साथ मैथ्यू की ओर मुड़ गए। धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई, एक योद्धा चिल्लाया क्योंकि वह एक सहनशक्ति को फिर से भरने वाली औषधि को पकड़ते हुए पीछे की ओर लंगड़ा रहा था। मैं आपका एक ऋणी हूं, एक जादूगर ने पुकारा। उसकी आवाज राहत से कांप रही थी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह स्थायी रूप से मिटाने के कितने करीब आ गई है। हम इसे नहीं भूलेंगे, एक अन्य जागृति ने कहा, जो पहले से ही स्पाइक क्षेत्र में फंसे अन्य लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैथ्यू के पास उनके धन्यवाद को स्वीकार करने का समय नहीं था। उसका ध्यान तत्काल खतरे पर वापस आ गया। माउंटेन बियर समाप्त नहीं हुआ था। प्राणी ने पहले ही फिर से चार्ज करना शुरू कर दिया था। उसका विशाल शरीर अपने अस्तित्व को हटाने के एकमात्र लक्ष्य के साथ सीधे मैथ्यू की ओर गरज रहा था। विनाशकारी स्पाइक तकनीक ने अपने उद्देश्य को पूरी तरह से पूरा किया था। इसने सभी तरफ से जानवर पर एकत्रित होने वाले जागृति की भारी संख्या को समाप्त या गंभीर रूप से कमजोर कर दिया था। अब अधिकांश खतरों को बेअसर कर दिया गया है या पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया है। भालू बिना किसी हस्तक्षेप के अपने प्राथमिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, और वह लक्ष्य मैथ्यू था। प्राणी ने उसे सबसे बड़े खतरे के रूप में पहचान लिया था, जिसने अपने हत्यारे साथी को मार डाला था। बचाव का समन्वय करने वाला, जिसे मरने की जरूरत थी। विस्तारित लड़ाई और गहन पृथ्वी हेरफेर के बाद मैथ्यू के मन भंडार खतरनाक रूप से कम थे। उनकी सहनशक्ति कम हो रही थी। उसके शरीर को चकमा देने, ढलाई करने और लगातार चलने से दर्द हो रहा था, लेकिन वह अब रुक नहीं सका। टक्कर की तैयारी करते समय उसके बाएं हाथ में बिजली कमजोर रूप से चटकने लगी। केल उसके बगल में दिखाई दिया। उसके हाथ में आग पहले से ही जमा हो रही थी। हम इसे एक साथ समाप्त करते हैं। मैथ्यू ने गंभीर रूप से सिर हिलाया। माउंटेन बियर ने दहाड़ते हुए अपना अंतिम चार्ज तैयार किया और यह सर्वनाश से कम नहीं था। दहाड़! प्राणी की धौंकनी ने आयरन पीक बेस के पूरे पश्चिमी हिस्से को हिला दिया और जवाब में शेष जानवर की भीड़ ने अपने अल्फा के साथ हमला किया। दर्जनों जीव जो स्वतंत्र रूप से लड़ रहे थे, अचानक एक टीम डेथ रश में परिवर्तित हो गए। यह अंतिम जुआ था, निर्णायक धक्का जो या तो रक्षकों को पूरी तरह से तोड़ देगा या विनाशकारी रूप से विफल हो जाएगा। भालू ने अपने तीनों विशाल हथियारों का उपयोग सामूहिक विनाश के हथियारों के रूप में करते हुए आरोप का नेतृत्व किया। दोनों कंधे की भुजाएं चौड़े चापों में बाहर की ओर बह गईं, जिससे किसी भी मूर्ख को कुचल दिया गया जो करीब रह सके। केंद्रीय छाती की भुजा बार बार नीचे की ओर टकराती थी, जिससे जागने वालों को कुचल दिया जाता था जो अपनी जमीन पर खड़े होने की कोशिश करते थे। इसके साथ ही प्राणी ने सीमा पर उन लोगों पर हमला करने के लिए अपनी भारी पृथ्वी आत्मीयता को प्रसारित किया। फ्लैंकिंग पोजीशन के साथ पत्थर की कीलें फट गईं। बोल्डर हवा के बीच में भौतिक हो गए और जादूगर संरचनाओं की ओर लॉन्च किए गए। जमीन अपने आप में एक हथियार बन गई,
भागने वाले योद्धाओं के नीचे खाई खोल रही थी और ऐसी दीवारें बन गई थीं जो रक्षकों को मार डालने वाले क्षेत्रों में फंस गई थी। मैथ्यू, केल और शेष उच्चस्तरीय जागृति ने रक्षा की एक हताश अंतिम पंक्ति का गठन किया। लाइन पकड़ो, उन्हें टूटने मत दो, जीवित लेफ्टिनेंट चिल्लाया, चीखने वाले आदेशों से उसकी आवाज कर्कश थी। केल ने तेजी से उत्तराधिकार में अपने सबसे शक्तिशाली आग के गोले को उजागर किया, प्रत्येक विस्फोट कीमती सेकंड खरीदता था। भाले वाली महिला ने प्रशंसनीय साहस के साथ लड़ाई लड़ी, उसका हथियार जानवरों के महत्वपूर्ण अंगों को ढूंढ रहा था। मार्कस, जो अभी भी कमजोर था लेकिन आगे पीछे हटने से इनकार कर रहा था, कमजोर जानवरों के खिलाफ लड़े। मैथ्यू ने माउंटेन बियर के इलाके के नियंत्रण का मुकाबला करने के लिए बिजली के हमलों और पृथ्वी के हेरफेर को पंगु बनाने के लिए बिजली के हमलों के बीच बारी बारी से चैनल किया। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। सरासर संख्या भारी थी। उनके द्वारा मारे गए प्रत्येक जानवर के लिए 2 और ने उसकी जगह ले ली। माउंटेन बियर की अथक प्रगति ने उन्हें कदम दर कदम पीछे धकेल दिया। इसकी 3 भुजाओं ने मृत्यु का एक ऐसा क्षेत्र बना दिया जिसमें कुछ भी घुस नहीं सकता था और जीवित नहीं रह सकता था। एक भेड़िया प्रकार का जानवर अग्रिम पंक्ति से फिसल गया और मैथ्यू को उसके अंधे पक्ष से झपटने लगा क्योंकि उसने भालू पर अपने हमलों को केंद्रित किया। मैथ्यू ने सख्त मुड़कर कहा, उसका स्टाफ ब्लॉक करने के लिए आ रहा था, लेकिन प्राणी की गति ने उसे पीछे धकेल दिया। पंजे उसके बगल में रेक गए, उसके लबादे के माध्यम से टुकड़े हो गए और नीचे मांस में फट गए। सिल्वर स्किन ने कुछ नुकसान को अवशोषित कर लिया, लेकिन हमला पूरी तरह से रोकने के लिए बहुत शक्तिशाली था। मैथ्यू के धड़ के माध्यम से दर्द फट गया क्योंकि गहरी गैसों से रक्त स्वतंत्र रूप से बहने लगा। उसने भेड़िए को एक बिंदुरिक्त मौलिक हमले से मार डाला, लेकिन 3 और जानवरों ने तुरंत उसे बदल दिया। माउंटेन बियर अब 15 मीटर दूर था, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से मैथ्यू पर टिकी हुई थीं। मैथ्यू ने अपने कर्मचारियों को फिर से कास्ट करने के लिए उठाया, लेकिन उनके मन भंडार लगभग समाप्त हो गए थे। बिजली पूरी तरह से नष्ट होने से पहले उसकी हथेली में कमजोर रूप से टिमटिमा रही थी। मेरे पास थोड़ा मन बचा है। माउंटेन बियर द्वारा लॉन्च किया गया एक विशाल शिलाखंड रक्षात्मक गठन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रभाव ने सभी दिशाओं में उड़ने वाले जागरण को भेजा। मैथ्यू को पीछे की ओर फेंक दिया गया, हड्डी तोड़ने वाले बल के साथ आंशिक रूप से ढह गई दीवार से टकरा गया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसके बगल के घावों से खून बह रहा था, गंदगी और राख के साथ मिल गया था। उसकी सांसें उबड़-खाबड़ हांफने लगी क्योंकि उसकी टूटी हुई पसलियों ने हवा के हर सांस लेने का विरोध किया। माउंटेन बियर ने दूरी को बंद कर दिया, एक हत्या के झटके के लिए तीनों भुजाओं को ऊपर उठाया, जो मैथ्यू को पत्थर के खिलाफ चिपकाने के लिए कम कर देगा। उस समय मृत्यु आसन्न और मन के थकने के साथ मैथ्यू ने इसे महसूस किया। वही अकथनीय भावना जो उसने एक कौशल के अपने पहले अधिग्रहण के दौरान महसूस की थी। ज्ञानोदय। मृत्यु के द्वार पर मैथ्यू अपने अस्तित्व से ही आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश करने में कामयाब रहा था। समय धीमा लग रहा था क्योंकि भालू उसे टुकड़े टुकड़े करने के इरादे से उस पर बंद हो गया था। भालू की अवरोही भुजाएं हवा में ऐसे चलती थीं जैसे वे पानी के नीचे हों। मैथ्यू की जागरूकता का विस्तार हुआ, उनके एड्रेनालाइन और जीवित रहने की प्रवृत्ति द्वारा अतिकेंद्रित। मैथ्यू लड़ाई शुरू होने के बाद से विस्फोटक लॉ कौशल को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन पूर्ण संकट के इस क्षण में दिल की धड़कन में मापी गई मौत के साथ उसके मस्तिष्क में कुछ क्लिक हुआ। संपीड़न ही एकमात्र कारक नहीं है, गर्मी भी है। मैथ्यू का खून से लथपथ हाथ सहज रूप से चला गया, जिससे पता चला कि उसके भंडार में मन की कितनी सूक्ष्म मात्रा बनी रही। उन्होंने सबसे छोटी संभव विस्फोटक लॉ बनाई, लेकिन इस बार निर्माण निर्दोष था। मन का हर धागा पंक्तिबद्ध था, हर संपीड़न अनुपात अनुकूलित, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गर्मी किसी भी चीज से परे थी जिसे वह पहले प्रबंधित करता था। उसकी हथेली में दिखाई देने वाला आग का गोला छोटा था, मुश्किल से संगमरमर के आकार का, लेकिन यह एक तीव्रता के साथ जल गया जिसने इसके आकार को चुनौती दी। विस्फोटक लॉ प्रवीणता 100% तक बढ़ गई। विस्फोटक लॉ। रैंक दुर्लभ। स्तर 1 विकसित होना। विवरण: आप आग की लपटों को उत्पन्न कर सकते हैं जो प्रभाव पर विस्फोट करती हैं।
विस्फोट का आकार मन के साथ तराजू का निवेश किया गया। विस्फोट त्रिज्या 2 मीटर। विस्फोट ढलाईकार सहित त्रिज्या के भीतर सभी लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं। उन हिट को जलने से पीड़ित किया जाता है जो 5 सेकंड के लिए हर सेकंड कुल क्षति का 1% लेते हैं। 200% क्षति। मैथ्यू ने उपलब्धि का जश्न मनाने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। भालू लगभग सीधे उसके सामने था। यही नहीं, एक विस्फोटक ने उसकी आंखों को जला दिया क्योंकि केल ने एक शक्तिशाली हमला किया जिसने भालू को ठोकर मार दी। मैथ्यू को अपने कौशल को विकसित करने के लिए आवश्यक कीमती सेकंड खरीद लिए। वहां से चले जाओ। मैथ्यू हालांकि उसे सुन नहीं सका। उसका मन विशुद्ध रूप से उसके सामने वाले जानवर पर केंद्रित था और उसकी दृष्टि में स्थिति स्क्रीन चमक रही थी। उन्होंने अविश्वसनीय गति के साथ जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। विस्फोटक लॉ स्तर 1-2 8 जीवन का उपभोग। विस्फोटक लॉ स्तर 2-3 16 लोगों की जान गई। विस्फोटक लॉ स्तर 8-9 1024 लोगों की जान गई। विस्फोटक लॉ स्तर 9-10 2048 जीवन का उपभोग। कुल जीवन का उपभोग 4088। विस्फोटक लॉ प्रज्वलित करने के लिए विकसित हुई है। प्रज्वलित करना। रैंक महाकाव्य। स्तर अधिकतम। विवरण: आप अर्धनीली लपटों को उत्पन्न कर सकते हैं जो प्रभाव पर विस्फोट करती हैं। विस्फोट का आकार मन के साथ तराजू का निवेश किया गया। विस्फोट त्रिज्या 5 मीटर। विस्फोट ढलाईकार सहित त्रिज्या के भीतर सभी लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं। उन हिट को जलने से पीड़ित किया जाता है। 5 सेकंड के लिए हर सेकंड कुल क्षति का 5% लेते हैं। 250% क्षति। कौशल कुछ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली में विकसित हुआ था जो मैथ्यू की अपेक्षा से कहीं अधिक था। अकेले क्षति में वृद्धि चौंका देने वाली थी, लेकिन विस्तारित त्रिज्या और विनाशकारी जलने के प्रभाव ने इसे एक मजबूत हमले से सामूहिक विनाश के हथियार में बदल दिया। मैथ्यू ने अपने मन भंडार के अंतिम मैल को नए विकसित कौशल में बदल दिया। उसके खून से लथपथ हाथों में एक साथ 3 आग के गोले बन गए, हर एक उस महारत के साथ पूर्णता के लिए संकुचित हो गया जो उसने अभी अभी हासिल की थी। वे अर्धनीली रोशनी से धधक रहे थे जो उनके चारों ओर की हवा को विकृत कर रहे थे। माउंटेन बियर की बाहें इंच दूर थीं। मैथ्यू ने तीनों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर छोड़ दिया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह भालू के साथ घायल हो जाएगा। यही नहीं, यही नहीं, यही नहीं। ट्रिपल विस्फोट ने 5 मीटर के भीतर सब कुछ खा लिया। विस्फोट एक एकल सर्वनाशकारी विस्फोट में विलीन हो गए जिसने माउंटेन बियर को पूरी तरह से घेर लिया, साथ ही कुछ जानवर भी इसके पीछे चल रहे थे। शॉकवेव ने मैथ्यू को फिर से पीछे की ओर फेंक दिया, उसका पहले से ही पस्त शरीर हवा में उखड़ रहा था। लेकिन वह खून और दर्द के माध्यम से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि भालू की पीड़ा की दहाड़ ने उसे वह सब कुछ बता दिया जो उसे जानने की जरूरत थी। वह इसे चोट पहुंचाएगा। अत्यधिक। कास्टिंग ने मैथ्यू के बचे हुए मन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। थकावट और खून की कमी के रूप में उसकी दृष्टि किनारों पर अंधेरा हो गया। उस समय पूरा युद्ध का मैदान खामोश हो गया। हर जागृतिकर्ता रक्षक और हमलावर समान रूप से शुद्ध अविश्वास, सदमे और श्रद्धा में घटनास्थल को घूरने के लिए मध्य कार्रवाई रुक गए। जहां माउंटेन बियर कुछ सेकंड पहले खड़ा था, वहां अब 5 मीटर का गड्ढा मौजूद था। पिघला हुआ पत्थर इसके किनारों पर चमक रहा था, अभी भी तीव्र गर्मी बिखेर रहा था। जानवरों की जली हुई लाशें परिधि में बिखरी हुई थीं। और क्रेटर के केंद्र में 3 अशस्त्र माउंटेन बियर खड़ा रहा, लेकिन मुश्किल से। इसकी एक आंख पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, केंद्रित थर्मल हमले से जल गई थी। इसका बायां कंधा हाथ लंगड़ा हुआ था, मांसपेशियां और स्नायु इसे विस्फोटक बल से कटे हुए शरीर से जोड़ते थे। बड़े पैमाने पर जलने से उसका पूरा धड़ ढक गया था, जहां फर और मांस को जला दिया गया था। प्राणी अस्थिर रूप से लहराता रहा, उसकी सांसें कठिन और उखड़ रही थी। लेकिन विनाशकारी क्षति के बावजूद यह अभी भी एक खतरा था। जानवर की बची हुई आंख शुद्ध घृणा के साथ मैथ्यू पर बंद हो गई, लेकिन हत्यारे की प्रवृत्ति जिसने इसके आरोप को प्रेरित किया था, वह चली गई थी। बल्कि उत्तरजीविता वृत्ति ने इसकी जगह ले ली थी।
माउंटेन बियर ने एक ठोकर खाता हुआ कदम पीछे की ओर बढ़ाया, फिर दूसरा, पश्चिमी दीवार में दरार की ओर धीमी गति से पीछे हटने की शुरुआत की। इसे रोकने के लिए कोई नहीं हिला। जागृति करने वालों को जो कुछ भी देखा गया था, उससे लकवाग्रस्त हो गए थे। मैथ्यू 10 मीटर दूर मलबे के खिलाफ उखड़ गया था, उसका शरीर जल गया था और खून बह रहा था। उसके हाथों से भाप उठी जहां उसने विकसित कौशल को प्रसारित किया था। उसका लबादा कटा हुआ था, उसका चेहरा और धड़ कई घावों से खून से लथपथ था। वह जीवित व्यक्ति से अधिक लाश लग रहा था। लेकिन उनसे निकलने वाली आभा एक अलग कहानी बयां करती है। यहां तक कि बेहोश और मरते हुए मैथ्यू के शरीर से शक्ति विकीर्ण हुई। केल जमे हुए खड़ा था, उसकी लाल आंखें एक भावना के साथ चौड़ी थीं जो उसने शायद ही कभी प्रदर्शित की थी। उसने यह कैसे किया? उस आग के गोले के पीछे की यह शक्ति मेरे अपने से भी बड़ी है। ग्लासी परिवार के आतिशबाजी कौतुक के रूप में केल ने सबसे शक्तिशाली जागृति से फायर मैच के वेरिएंट, बेहतरीन संसाधनों और तकनीकों तक पहुंच के साथ सबसे अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जिसे अधिकांश जागृति कभी नहीं देख पाएंगे। उनकी प्रतिभा को पहले अभयारण्य में असाधारण के रूप में पहचाना गया था, शायद एक पीढ़ी में एक बार। और उसने सिर्फ किसी को निचले स्तर के साथ देखा था, शायद इससे भी कम उम्र के, आग का जादू पैदा करता है जो उसके अपने से अधिक था। लेकिन यह एकमात्र कारक नहीं था। मैथ्यू के पास एक मध्यवर्ती तत्व, बिजली का उपयोग करने की क्षमता थी, जिसने उसे भयानक बना दिया। यह सिर्फ एक कौशल स्तर नहीं था। मन संपीड़न, गर्मी। उन्होंने विकास के बाद अपनी पहली कास्टिंग पर सही निष्पादन हासिल किया। यह है एक रैंक विकास। यह व्यक्ति कौन है? केल ने सोचा, मैथ्यू के अचेतन रूप से दूर देखने में असमर्थ। किस तरह की प्रतिभा किसी को अनुमति देती है? आभा थोड़ी देर के लिए तेज हो गई, हवा में फंसी लौ की तरह टिमटिमा रही थी, इससे पहले कि मैथ्यू की चेतना पूरी तरह से फीकी पड़ गई। भालू को भागने मत दो, मार्कस चिल्लाया, क्योंकि वह केल के सीधे आदेश से मैथ्यू की स्थिति की ओर दौड़ा। मार्कस अपने घुटने पर गिर गया, मैथ्यू की स्थिति की जांच कर रहा था। एक त्वरित और संक्षिप्त मूल्यांकन के बाद मार्कस ने कहा, वह जीवित है, लेकिन मुश्किल से। किसी को मरहम लगाने वाला मिलता है। अब भाला चलाने वाली महिला पहले से ही उनकी ओर दौड़ रही थी, अपने स्थानिक भंडारण से उपचार औषधि ले रही थी। अन्य जागृति करने वालों ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया, अपनी स्तब्धता को दूर कर दिया और अपनी भूमिकाओं को याद किया। मार्कस ने सावधानी से मैथ्यू को उठाया, कोशिश की कि उसके धड़ और बाहों को ढकने वाली जलन को न बढ़ाया जाए। मैथ्यू का चेहरा बिंदुरिक्त विस्फोट से गंभीर रूप से जल गया था, त्वचा पर छाले और कच्चे थे। उसकी सांसें उथली थीं, प्रत्येक सांस एक संघर्ष थी। यह पागल, मार्कस ने मैथ्यू को अभी भी सुलगते हुए गड्ढे से दूर ले जाते हुए बुदबुदाया। कोई मन नहीं बचा है, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर इस तरह के एक शक्तिशाली हमले का उपयोग करना। वह या तो सबसे बहादुर या सबसे बेवकूफ जागृति करने वाला है जिसे मैंने कभी देखा है। मैं इन घावों का अनुभव करने के बजाय मरना पसंद करूंगा। उन्हें नरक की तरह चोट पहुंचानी चाहिए। केल ने उन्हें चिकित्सकों की ओर पीछे हटते देखा, उसकी अभिव्यक्ति अपने सामान्य अलग-थलग मुखौटे पर लौट रही थी। लेकिन उसकी नज़र बदल गई और गंभीर रूप से घायल माउंटेन बियर पर बंद हो गई जो पश्चिमी दीवार में दरार से भागने का प्रयास कर रहा था। एक भावना जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैथ्यू ने जानवर को बुरी तरह घायल कर दिया था। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जानवर को मरने की जरूरत थी। अपने हाथों से। वह इसे भागने नहीं दे सकता था, यह अस्वीकार्य था। केल का मन उद्देश्य के साथ बहने लगा। उसके कर्मचारियों के ऊपर एक छोटा आग का गोला बन गया, फिर धीरे धीरे विस्तारित और सिकुड़ गया। इसका रंग नारंगी लाल से गहरे लाल रंग में बदल गया, फिर कोर में नीले रंग की धारियों में बदल गया क्योंकि उसने जो कुछ भी सीखा था, वह सब कुछ जो उसने अपनी सफलता के दौरान हासिल किया था, इस एकल तकनीक में। निर्माण पूरा करने में उन्हें पूरे 5 सेकंड का समय लगा। 5 सेकंड की पूर्ण एकाग्रता जबकि माउंटेन बियर स्वतंत्रता की ओर लंगड़ा रहा था। फिर उसने इसे जारी कर दिया। आग का गोला एक छोटे से सूरज की तरह हवा में घूमता रहा,
जिससे घायल जानवर की ओर बढ़ते हुए एक झुलसा हुआ निशान निकल गया। दहाड़! आने वाले खतरे को भांपते हुए माउंटेन बियर ने एक हताश संकेत भेजा। दर्जनों कमजोर जानवरों ने तुरंत खुद को आग के गोले के रास्ते में फेंक दिया, अपने अल्फा के प्रति वफादारी के अंतिम कार्य में अपने शरीर का बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने नेता की रक्षा के लिए निश्चित मृत्यु को स्वीकार करते हुए एक जीवित ढाल का गठन किया। यही नहीं, विस्फोट ने बलि के जानवरों को तुरंत वाष्पीकृत कर दिया, उनके शरीर राख में बदल गए और टुकड़े बिखरे हुए थे। कील के हमले को रोक दिया गया था, लेकिन इससे कम 10 अधीनस्थ प्राणियों की जान चली गई थी। केल समाप्त नहीं हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और दृढ़ रही क्योंकि उसने फिर से मन को चैनल करना शुरू कर दिया, जिससे एक और विनाशकारी तकनीक बन गई। माउंटेन बियर ने अपनी गति बढ़ाने की कोशिश की, उसकी हरकतों में हताशा स्पष्ट थी। लेकिन एक आंख नष्ट हो गई, एक हाथ बेकार हो गया, और उसके शरीर को ढकने वाले बड़े पैमाने पर जलन के साथ गति इसकी क्षमताओं से परे थी। यही नहीं, दूसरा विस्फोट शेष रक्षात्मक जानवरों को तोड़ दिया, माउंटेन बियर के उजागर फ्लैंक के खिलाफ विस्फोट कर दिया। प्राणी पीड़ा में दहाड़ने लगा, आगे की ओर ठोकर खा रहा था क्योंकि मांस का एक और हिस्सा जल गया था। केल ने बार बार कास्ट किया। यही नहीं। अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक की 5वीं कास्टिंग के बाद माउंटेन बियर ने आखिरकार अपनी संचित चोटों के कारण दम तोड़ दिया। उसका विशाल शरीर एक संक्षिप्त क्षण के लिए हिल गया, शेष आंखें धुंधली हो गईं क्योंकि जीवन भाग गया। फिर यह आगे की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसके नीचे पहले से ही क्षतिग्रस्त सड़क को तोड़ने के लिए पर्याप्त बल के साथ जमीन पर पटक दिया। जानवर नीचे था, संभवतः मृत, संभवतः अपनी अंतिम सांस से चिपके हुए। प्राणी की कमजोरी को भांपते हुए सुरक्षित स्थिति से देखने वाले जागृति करने वालों ने संकोच नहीं किया। ऐसे शक्तिशाली जानवर की मौत में योगदान देने से निश्चित रूप से उन्हें पर्याप्त पुरस्कार मिलेंगे। वे इस मौके को चूकने वाले नहीं थे। केवल मूर्ख ही इस रैंक जानवर को मारने के लिए सबसे छोटे श्रेय का दावा करने का मौका छोड़ देंगे। योद्धाओं ने हथियारों को उठाकर आगे बढ़ाया। जादूगरों ने अपने शेष मंत्र शुरू किए। तीरंदाजों ने गिरे हुए प्राणी के शरीर में तीर भेजे। हर कोई चाहता था कि उनके हमले जमीन पर उतरें, हत्या में भाग लेने वालों में गिना जाए। माउंटेन बियर का शरीर समन्वित हमले से जल्दी से अभिभूत हो गया। दर्जनों जागृत लोगों ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना सब कुछ डाल दिया कि यह फिर कभी नहीं उठेगा। आपने एक स्तर 25 शस्त्र पर्वत भालू को मार डाला है। आपने 1000 जीवन प्राप्त किए हैं। अधिसूचना उन सभी के लिए दिखाई दी जिन्होंने विस्तारित लड़ाई के दौरान नुकसान का योगदान दिया था। जीवन इनाम पर्याप्त था, लेकिन इतने सारे प्रतिभागियों के बीच विभाजित था कि व्यक्तिगत लाभ जानवर के वास्तविक मूल्य की तुलना में मामूली थे। केल ने अपने कर्मचारियों को कम कर दिया, मन के खर्च से भारी सांस ली। लगातार 5 अधिकतम शक्ति तकनीकों ने उनके भंडार को खतरनाक रूप से कम कर दिया था, लेकिन उसने हत्या को सुरक्षित कर लिया था। उनका योगदान निर्णायक था, जो उपस्थित सभी लोगों को दिखाई देता था। मार्कस, जो अभी भी बेहोश मैथ्यू को ले जा रहा था, ने गिरे हुए जानवर पर नजर डाली और फिर केल को नए सम्मान के साथ देखा। कौतुक अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है, उसने चुपचाप अपने बगल में भाले वाली महिला से कहा। उसने सिर हिलाया। वास्तव में। फिर उसने मैथ्यू की ओर देखा जो बेहोश होने के दौरान ठीक हो रहा था, लेकिन वह कम आंकना भी नहीं है। उन दोनों के बीच उन्होंने इस पूरे आधार को बचाया। 2 उभरते सितारों ने सैकड़ों जागरूकों को अपनी महानता का प्रदर्शन किया था। केल की आंखें वापस उस ओर चली गईं जहां चिकित्सकों ने मैथ्यू के जले हुए और टूटे हुए शरीर को घेर लिया था। युद्ध खत्म हो गया था। मैथ्यू जोर से सांस लेते हुए जाग गया। उसने अपनी आंखें खोलीं, तुरंत अपने कर्मचारियों को बुलाया, जबकि अपरिचित कमरे को रक्षात्मक रूप से स्कैन किया। मैथ्यू ने खुद को बुनियादी, आरामदायक फर्नीचर के साथ एक अपेक्षाकृत बड़े कमरे में पाया। उसकी नज़र उसके सामने एक कुर्सी पर बैठी एक युवती पर पड़ी। अरे, यह ठीक है। अब सब कुछ ठीक है। आप आयरन पीक बेस के अस्पताल में हैं। एक लंबे सफेद मरहम लगाने वाले का लबादा पहने युवती ने एक नरम, आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ बात की।
मैथ्यू का गार्ड थोड़ा गिर गया, हालांकि कर्मचारियों पर उसकी पकड़ दृढ़ रही। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तुम कौन हो? उसने इस महिला को पहले कभी नहीं देखा था। उसकी सतर्कता से आश्चर्यचकित नहीं, युवा मरहम लगाने वाले ने समझाना शुरू किया। मैं बेस के वरिष्ठ चिकित्सकों में से एक हूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से बेस लॉर्ड द्वारा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि जब आप बेहोश थे तो आपको सबसे अच्छी देखभाल मिले। मैथ्यू ने अपने कर्मचारियों को वापस अपनी भंडारण अंगूठी में भेज दिया। वह युवती से किसी भी द्वेष का पता नहीं लगा सका, और अगर उसने बुरे इरादे रखे होते तो वह असहाय रहते हुए काम करती। व्यावहारिक रूप से उसके पास घंटों का अवसर था। मैथ्यू ने अपने मंदिर को रगड़ दिया क्योंकि उसने गिरने से पहले जो कुछ हुआ था उसे एक साथ जोड़ने की कोशिश की। युवा मरहम लगाने वाले, उसकी दुर्दशा को समझते हुए, लड़ाई के बाद के परिणाम के बारे में बताना शुरू कर दिया। माउंटेन बियर की मौत, शेष पशु भीड़ का पीछे हटना, विनाशकारी हताहतों के बावजूद आयन पीक बेस की सफल रक्षा। मैथ्यू ने ध्यान से सुना और सिर हिलाया। यह उस बात से मेल खाता है जो मुझे होश खोने से पहले याद है। हिस। मैथ्यू ने एक तेज सांस ली और अपने सिर को पकड़ लिया क्योंकि अचानक दर्द उसकी खोपड़ी के माध्यम से फैल गया। चिंता मत करो, यह कुछ भी गंभीर नहीं है, मरहम लगाने वाले ने शांति से कहा। आपका मस्तिष्क बस जो कुछ भी हुआ उसे संसाधित कर रहा है। आपकी चोटें, त्वरित उपचार, चेतना में वापस संक्रमण। असुविधा कुछ ही मिनटों में दूर हो जानी चाहिए। मैं कब तक बाहर था? मैथ्यू ने दांत पीसते हुए पूछा। आपके गिरने के 5 घंटे बाद। हम आपको पहले जगा सकते थे, लेकिन इससे अस्थायी सिरदर्द से भी बदतर दुष्प्रभाव होते। कोई तत्काल खतरा नहीं रहने के कारण हमने अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से ठीक होने देना सबसे अच्छा समझा। 1 मिनट तक चुपचाप बैठने के बाद सिरदर्द वास्तव में पूरी तरह से फीका पड़ गया। मैथ्यू खड़ा हो गया और जाने के लिए तैयार हो गया जब उसने देखा कि उसके कपड़े बदल दिए गए थे। उसका युद्ध क्षतिग्रस्त गियर चला गया था, उसकी जगह साफ, अपरिचित कपड़ों से बदल दिया गया था। उसका चेहरा शर्मिंदगी से थोड़ा लाल हो गया, इससे पहले कि उसने जल्दी से भावना को दबा दिया। मेरे कपड़े किसने बदले? मैंने किया, मरहम लगाने वाले ने एक नरम, जानने वाली मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। यह व्यापक जलन और घावों वाले रोगियों के लिए मानक प्रक्रिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत है। आपका गियर रोगी वस्तुओं के भंडारण में संग्रहीत है, आप उन्हें वहां से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मैथ्यू एक पल के लिए चुप रहा, उस जानकारी को हल्की असुविधा के साथ संसाधित किया। अच्छा, ऐसा है। सहायता के लिए धन्यवाद। मुझे अब जाना चाहिए। मरहम लगाने वाले ने सिर हिलाया, उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। जाने से पहले सुनिश्चित करें कि आप बेस लॉर्ड से मिलें। उन्होंने विशेष रूप से आपसे जागने के बाद आपसे मिलने का अनुरोध किया। मैथ्यू की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। उसने पहले कभी उस आदमी के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं किया था, और पिछली बार जब मैथ्यू ने उसे देखा था तो हत्यारे द्वारा लगभग स्थायी रूप से मरने के बाद भगवान अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ के साथ युद्ध के मैदान से पीछे हट रहे थे। चलो देखते हैं कि यह आदमी मुझसे क्या चाहता है, मैथ्यू ने शांत रूप से सोचा। यदि उसके इरादे सच्चे और फायदेमंद हैं तो हम एक उत्पादक बातचीत कर सकते हैं। अगर वह मेरे आधार को बचाने में मदद करने के बाद मेरे साथ छेड़छाड़ या शोषण करने का प्रयास कर रहा है। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मैथ्यू कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से इधर उधर धकेला जा सके या उसका फायदा उठाया जा सके। उन्होंने उस युद्ध के मैदान में अपना मूल्य और शक्ति साबित कर दी थी। जो कोई भी सोचता था कि उसकी युवावस्था या सापेक्ष अनुभवहीनता ने उसे राजनीतिक पैंतरेबाजी के प्रति संवेदनशील बना दिया है, वह अन्यथा जल्दी और दर्दनाक रूप से सीखेगा। उसने घेराबंदी के दौरान बहुत सारे मनुष्यों को मार डाला था। उस सूची में एक और नाम जोड़ने से उसे कोई नींद नहीं आएगी यदि परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। मैथ्यू अस्पताल के गलियारों से गुजरा, उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ थी लेकिन उसका दिमाग किसी भी संभावित जटिलताओं के लिए सतर्क था। रास्ते में उसने बेहोश होने पर प्राप्त सूचनाओं को खींच लिया। आपने एक स्तर 25 तीन सशस्त्र पर्वत भालू को मार डाला है।
आपको 1000 जीवन प्राप्त हुए हैं। मैथ्यू क्षण भर के लिए बीच में रुक गया। उस एकल जानवर से 1000 जीवन, दर्जनों जागृति के बावजूद उसकी मृत्यु में योगदान दिया। इनाम वितरण ने स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत योगदान को भारी रूप से भारित किया, और मैथ्यू ने यकीनन सबसे गंभीर क्षति पहुंचाई थी, विकसित इग्नाइट तकनीक जिसने इसे अपंग कर दिया और अंतिम हत्या को सक्षम किया। आप 22 के स्तर पर पहुंच गए हैं। नाम मैथ्यू। जाति मानव। कक्षा वर्गहीन पायरोमैंसर। स्तर 22-39%। लाइव्स 4131। ताकत 33, चपलता 35, संविधान 36, मन 49, सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 0। कौशल मौलिक हमला 5 तत्व आत्मीयता, दृढ़ता, चांदी की त्वचा, प्रज्वलन, गर्मी की भावना, पायरोमांटिक आत्मीयता, सीमित समय। प्रतिभा ग्रिम रीपर। कक्षा कौशल कक्षा स्लॉट 1/1। अपनी अद्यतन स्थिति को घूरते हुए मैथ्यू लड़ाई के परिणामों से बेहद संतुष्ट था। वह 2 बार समतल हो गया, 23 की ओर ठोस प्रगति के साथ 22 के स्तर तक पहुंच गया। उन्होंने सफलतापूर्वक महारत हासिल की और विस्फोटक लॉ को महाकाव्य रैंक इग्नाइट कौशल में विकसित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौशल विकास पर 4000 से अधिक जीवन खर्च करने के बावजूद उन्होंने अपना जीवन कुल 4000 से ऊपर बनाए रखा था। जेम्स को बार बार मारने और माउंटेन बियर की मौत में योगदान देने से भारी आमद ने खर्च की भरपाई से अधिक कर दिया था। इसका मतलब यह था कि मैथ्यू के पास न केवल अपने पर्याप्त जीवन भंडार के माध्यम से उच्च उत्तरजीविता थी, बल्कि उन्होंने भविष्य में परिस्थितियों और अवसरों को ठीक से संरेखित करने पर महाकाव्य रैंक के लिए एक और दुर्लभ कौशल विकसित करने की क्षमता भी बरकरार रखी। युद्ध महंगा, खतरनाक और थका देने वाला था, लेकिन पुरस्कारों ने इसे पूरी तरह से सार्थक बना दिया। मैथ्यू ने उस ओर चलना शुरू कर दिया जहां उन्हें बताया गया था कि बेस लॉर्ड का कार्यालय स्थित होगा। उनका आत्मविश्वास बहाल हो गया और उनका दिमाग पहले से ही अपने अगले कदमों की योजना बना रहा था। यह देखने का समय आ गया है कि वह आदमी जो अपने ही युद्ध के मैदान से भाग गया था, उस व्यक्ति से क्या चाहता था जिसने इसे बचाने में मदद की थी। इमारत में पहुंचकर दरवाजे पर 2 जागृति तैनात थे। उसे देखकर दोनों ने उसे सम्मान में सिर हिलाया। हर किसी को पता चल गया था कि मैथ्यू ने बेस में क्या किया था। वह आयरन पीक बेस में एक सेलिब्रिटी के समान था। मैं यहाँ बेस लॉर्ड से मिलने आया हूँ। दोनों ने उसे अंदर जाने से पहले एक दूसरे की ओर देखा। एक व्यक्ति उसे अंदर ले गया। जागृत व्यक्ति ने मैथ्यू को एक अलंकृत दरवाजे पर रुकने से पहले कई गलियारों से होकर गुजरा। उसने 2 बार मजबूती से दस्तक दी। सर, मैथ्यू आपसे मिलने के लिए यहाँ है। उसे अंदर आने दो। जी श्रीमान। जागृत व्यक्ति मैथ्यू की ओर सिर हिलाते हुए चला गया। आप प्रवेश कर सकते हैं। कमरे में प्रवेश करने पर मैथ्यू की भौहें बेस लॉर्ड्स डेस्क के पीछे बैठे आदमी पर आश्चर्य से उठीं। अब आप आधार के स्वामी हैं? केल की अभिव्यक्ति तटस्थ रही क्योंकि उसने सिर हिलाया। आप बैठ सकते हैं। मुझे आपके साथ चर्चा करने के लिए कई चीजें हैं, जिसमें घेराबंदी के दौरान आपके योगदान के लिए आपके पुरस्कार भी शामिल हैं। मैथ्यू डेस्क के सामने कुर्सियों में से एक में बैठ गया, अभी भी अप्रत्याशित विकास को संसाधित कर रहा था। आप नए बेस लॉर्ड हैं? पिछले वाले का क्या हुआ? केल थोड़ा पीछे झुक गया। लड़ाई समाप्त होने के तुरंत बाद जागृति संघ द्वारा उन्हें अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया गया था। अवेकन एसोसिएशन ने स्थिति की समीक्षा की और कई कारकों के आधार पर मुझे शीर्षक हस्तांतरित करने का फैसला किया। केल ने बिना किसी गर्व या नकली विनम्रता के बात की। यह प्राथमिक विषय नहीं है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता था, हालांकि केल ने जारी रखा। इस आधार की रक्षा करने में आपका योगदान बहुत बड़ा था। मुझे उनकी गणना करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यकीन है कि आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको 2 अलग अलग इनाम वितरण प्रदान करने के लिए यहाँ हूँ। 2. मैथ्यू की रुचि तेज हो गई। जिस डुब्बोक को हमने जंगल में मार डाला था, आप इसके हिस्से के भी हकदार हैं। सही। मैथ्यू ने सिर हिलाया,
वास्तव में आश्चर्यचकित था कि युवा ग्लासी उत्तराधिकारी को अभी भी इस तरह की अपेक्षाकृत छोटी मुठभेड़ याद थी जब कुछ ही घंटों बाद एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध हुआ था। केल अपने स्थानिक भंडारण में पहुंच गया और एक गोलाकार वस्तु को वापस ले लिया जिसने तुरंत मैथ्यू का ध्यान आकर्षित किया। कोर मिट्टी की भूरी रोशनी के साथ स्पंदित होता है, केंद्रित मन के साथ घना होता है, जिसे मैथ्यू डेस्क के पार से भी महसूस कर सकता था। उस व्यक्ति के रूप में जिसने 3 सशस्त्र माउंटेन बियर को सबसे गंभीर नुकसान पहुंचाया है, आपने इसके अवशेषों का सबसे बड़ा हिस्सा अर्जित किया है, विशेष रूप से जानवर कोर। केल ने कोर को उनके बीच डेस्क पर रखा। यह एक फर्स्ट ऑर्डर एस रैंक हाई अर्थ एफिनिटी कोर है, अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान। मैथ्यू की नज़र स्पष्ट रुचि के साथ कोर पर पड़ी। मैं इसे मानक बाजार मूल्यांकन से ऊपर की कीमत पर आपसे खरीदने को तैयार हूं। आमतौर पर इस गुणवत्ता का एक कोर लगभग $1 मिलियन में बिकेगा, शायद खरीदार के आधार पर थोड़ा अधिक। मैं आपको अकेले कोर के लिए $2 मिलियन की पेशकश करने के लिए तैयार हूं। जहां तक डगबोग का सवाल है, काटी और बेची गई सामग्री के आधार पर आपका योगदान लगभग $1 लाख है। आपके बाकी योगदानों के लिए, जैसे घेराबंदी के दौरान लगभग 100 जानवरों को खत्म करना, कई जागृति करने वालों को स्थायी मृत्यु से बचाना और हत्यारे जेम्स को मारना, यह अतिरिक्त $5 लाख है। केल सीधे मैथ्यू की आंखों से मिला। कुल $2,600,000। क्या आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं? मैथ्यू ने एक पल के लिए विचार किया, उसके दिमाग में गणना चल रही थी। केल वास्तव में बहुत निष्पक्ष था, यहां तक कि कोर के मूल्यांकन के साथ थोड़ा उदार भी। कीमत या तो मैथ्यू के योगदान के लिए वास्तविक प्रशंसा या सद्भावना स्थापित करने के निर्णय को दर्शाती है। किसी भी तरह से मैथ्यू खुश था कि उसने कुछ अतिरिक्त रुपए प्राप्त किए थे। मुझे स्वीकार है, मैथ्यू ने सरलता से कहा। पैसा उपयोगी था, और जबकि मैथ्यू को यकीन था कि अगर वह और पैसे मांगता है तो केल शायद इसे दे देगा। हालांकि मैथ्यू ऐसा नहीं करने जा रहा था। वह जानता था कि वह अंततः दूसरे अभयारण्य तक पहुंच जाएगा, और केल को एक कनेक्शन के रूप में रखना, भले ही यह कमजोर हो, अविश्वसनीय रूप से उपयोगी होगा। मैथ्यू के मन में एक सवाल उभरा, क्योंकि उसने लेन देन को संसाधित किया। घेराबंदी के दौरान मारे गए अन्य सभी जानवरों की लूट का क्या होता है? क्या आप बेस लॉर्ड के रूप में हिस्सा लेते हैं? मैथ्यू के पास ऐसे विषयों पर ज्यादा जानकारी नहीं थी, और इसे समझना दिलचस्प था। केल ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। हाँ, मैं आधार क्षेत्र के भीतर काटी गई सभी पशु सामग्रियों से प्रतिशत कटौती करता हूं। यह बेस लॉर्ड्स के लिए मानक अभ्यास है। शुल्क रक्षात्मक बुनियादी ढांचे को निधि देता है, गार्ड को भुगतान करता है, सुविधाओं को बनाए रखता है, और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए भगवान को मुआवजा देता है। अच्छा, ऐसा है। मैथ्यू ने धीरे से सिर हिलाया, उसका दिमाग बड़ी तस्वीर को एक साथ जोड़ रहा था। वह आखिरकार समझ गया था कि केल ने पिछले बेस लॉर्ड को हत्यारे के शुरुआती हमले के बारे में चेतावनी क्यों नहीं दी थी। उसने उस आदमी को अपमान और भय में युद्ध के मैदान से खदेड़ने के लिए लगभग मरने की अनुमति क्यों दी। केल शुरू से ही यही परिणाम चाहते थे। पिछले स्वामी के अपमानित होने और चले जाने के साथ केल पूर्ण औचित्य के साथ रिक्त पद पर कदम रख सकता था। उनके युद्ध योगदान को नकारा नहीं जा सकता था। उनके परिवार के समर्थन ने संक्रमण को सुचारू बना दिया, और अब उन्होंने पूरे आधार के आर्थिक उत्पादन को नियंत्रित किया, धन और प्रभाव प्राप्त किया, जो एक साधारण विजिटिंग कौतुक तक पहुंच सकता था। इसे गणनात्मक, निर्दयी और शानदार ढंग से निष्पादित किया गया था। मैथ्यू को इसके बारे में कोई नैतिक आक्रोश महसूस नहीं हुआ। यदि कुछ भी हो, तो उन्होंने रणनीतिक सोच का सम्मान किया। केल ने एक अवसर की पहचान की थी और इसे अपनी शक्ति और योजना से जब्त कर लिया था। स्मार्ट कदम, मैथ्यू ने चुपचाप कहा, आरोप को स्पष्ट रूप से बताए बिना अपनी समझ को स्पष्ट कर दिया। केल की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उसकी लाल आंखों में कुछ झिलमिलाता था। व्यवसाय व्यवसाय है, केल ने समान रूप से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, आधार को मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी। मैंने इसे प्रदान किया। इस व्यवस्था से सभी को लाभ होता है। अपने आप को सबसे अधिक, मैथ्यू ने सोचा लेकिन कहा नहीं। भुगतान कब स्थानांतरित होगा?
मैथ्यू ने सबटेक्स्ट से आगे बढ़ते हुए पूछा। 24 घंटे के भीतर। मैं इसे सीधे अवेकन्ड एसोसिएशन के साथ आपके पंजीकृत खाते में जमा कर दूंगा। मैथ्यू ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। तो फिर हम यहां समाप्त हो गए? एक और बात, केल ने कहा, मैथ्यू को जाने से पहले रोकते हुए। एक बार अवसर आने पर क्या आप आमंत्रित होना चाहेंगे? प्रस्ताव हवा में लटका हुआ था, भर्ती की तरह लगने से बचने के लिए सावधानी से वाक्यांशित किया गया था, लेकिन स्पष्ट रूप से भविष्य के सहयोग में रुचि का संकेत देता है। मैथ्यू ने निहितार्थों पर विचार किया। केल के साथ जुड़ने का मतलब संसाधनों, सूचनाओं और अवसरों तक पहुंच था। इसका मतलब ग्लासी पारिवारिक राजनीति में संभावित उलझाव और जो भी योजनाएं केल दीर्घकालिक योजना बना रहे थे, उनका भी मतलब था। मैं इसे ध्यान में रखूंगा, मैथ्यू ने तटस्थ रूप से कहा, कुछ भी नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध है। केल ने सिर हिलाया। आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मैथ्यू ने कार्यालय छोड़ दिया। उनका दिमाग पहले से ही काम कर रहा था कि इस नए विकास का दूसरे अभयारण्य में आरोहण की उनकी योजनाओं के लिए क्या मतलब है। वह एक उपयोगी कनेक्शन है। सही समय पर। इमारत छोड़ने के बाद मैथ्यू ने पोर्टल की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन नोटिस कर सकता था कि पूरे आयरन पीक बेस में नवीनीकरण के प्रयास कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हालांकि घेराबंदी के दौरान दर्जनों इमारतें नष्ट हो गई थीं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थीं, लेकिन कार्यदल प्रभावशाली गति से आगे बढ़े। आधार तेजी से ठीक हो रहा था और मैथ्यू ने अनुमान लगाया कि इसे सामान्य होने में अधिक से अधिक एक दिन लगेगा। बेशक, खोई हुई जिंदगियां वापस नहीं आने वाली थीं, लेकिन अभयारण्य में जीवन इसी तरह काम करता था। कुछ ने लड़ाई लड़ी और अपनी जान गंवाई, जबकि अन्य लड़े, बच गए और मजबूत हो गए। जाने से पहले मैथ्यू को कुछ महत्वपूर्ण याद आया। उसे मिराज की जांच करने की जरूरत थी। उसने दिशा बदली और अस्तबल की ओर बढ़ गया जहां माउंट रखे गए थे और उनकी देखभाल की जाती थी। यह सुविधा पूर्वी द्वार के पास स्थित थी, जो आंशिक रूप से पश्चिमी हमले के सबसे खराब से सुरक्षित थी। चारों ओर खोजने और पूछने के बाद मैथ्यू ने मिराज को एक रिकवरी स्टाल में पाया। सफेद घोड़े की चोटें ज्यादातर ठीक हो गईं। जैसे ही मिराज ने मैथ्यू को पास आते देखा, घोड़े के कान खड़े हो गए। वह धीरे से कराह रहा था और स्टाल गेट की ओर बढ़ गया। अरे दोस्त, मैथ्यू ने चुपचाप कहा, मिराज की गर्दन को रगड़ने के लिए पहुंच गया। आपने वहां अच्छा किया। अच्छे से बेहतर। मिराज स्पर्श में झुक गया। मैथ्यू की छाती के खिलाफ अपने सिर को एक इशारे में दबा रहा था, जो आश्चर्यजनक रूप से एक माउंट के लिए स्नेही था जो उसे 3 दिनों से भी कम समय से जानता था। घोड़े की आंखों में बुद्धि थी और मैथ्यू केवल राहत के रूप में व्याख्या कर सकता था कि उसका सवार जानवरों के हमले से बच गया था। मुझे पता है कि यह चोट लगी है, मैथ्यू ने नरम सफेद कोट को सहलाते हुए जारी रखा। जब मैंने आपको विकल्प दिया तो आप दौड़ सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने मेरे साथ उस नरक में प्रवेश किया। मिराज ने धीरे से सूंघा। उसकी सांस मैथ्यू की शर्ट के खिलाफ गर्म हो गई। मैथ्यू ने घोड़े के साथ कई और मिनट बिताए, उसके घावों की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि स्थिर हाथ उचित देखभाल प्रदान कर रहे थे। उन्होंने प्रीमियम फीड और हीलिंग साल्व के लिए अतिरिक्त भुगतान छोड़ दिया, यह जानते हुए कि मिराज ने उस निवेश को 10 गुना अधिक अर्जित किया था। आराम करो, मैथ्यू ने कहा कि वह जाने के लिए तैयार है। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। हमारे सामने और रोमांच है। मिराज ने उसे चमकती आंखों से जाते हुए देखा और मैथ्यू ने अपनी थकावट के बावजूद खुद को मुस्कुराते हुए पाया। पोर्टल पर पहुंचकर मैथ्यू ने आयरन पीक बेस पर एक आखिरी नजर डाली। फिर उसने घूमती हुई ऊर्जा के माध्यम से कदम रखा और पृथ्वी पर वापस आ गया। मैथ्यू भारी सुरक्षा वाली पोर्टल सुविधा से बाहर निकल गया और परिचित सड़कों के माध्यम से घर का रास्ता बना लिया। बेस के मेडिकल स्टाफ द्वारा पूरी तरह से ठीक होने के बावजूद वह अभी भी गहरी थकान महसूस कर रहा था। शारीरिक रूप से नहीं, उसका शरीर ठीक था, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विस्तारित लड़ाई ने उसे थका दिया था। घर पहुंचने के बाद मैथ्यू कपड़े बदलने की जहमत उठाए बिना अपने बिस्तर पर गिर गया। उसने कुछ घंटों के लिए मानसिक अलार्म सेट किया और थकावट को उसे नीचे खींचने दिया।
बिजली की झपकी ठीक 3 घंटे तक चली। मैथ्यू काफी तरोताजा महसूस कर रहा था, उसका दिमाग साफ था और उसकी ऊर्जा बहाल हो गई थी। उसने फैसला किया कि यह उस रेस्तरां में लौटने का समय है जहां पोर्टल ब्रेक ने उसके भोजन को कुछ दिन पहले बाधित कर दिया था। संकट से पहले भोजन उत्कृष्ट था और मैथ्यू ने पहले अभयारण्य की अराजकता के बाद खुद को सामान्य स्थिति के लिए तरसते हुए पाया। मैथ्यू ने कुछ किराने का सामान खरीदने और उन्हें घर के अंदर रखने के बारे में सोचा था, लेकिन एक दूसरे विचार के बाद उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। वह खाना बनाने, साफ सफाई करने और घर के सभी काम करने के लिए परेशान नहीं हो सकता था। उसे विंड लिंक्स के शवों और अन्य जानवरों को बेचने के लिए ट्रेडिंग सेंटर का दौरा करने की भी आवश्यकता थी, जो उसने अपने स्थानिक भंडारण में जमा किए थे। यह तत्काल नकदी प्रवाह प्रदान करेगा, जबकि वह केल के बड़े भुगतान की प्रक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। हमले के बाद से रेस्तरां को पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया गया था। अवेकन एसोसिएशन ने पोर्टल आपात स्थिति के दौरान क्षतिग्रस्त व्यवसायों की मरम्मत को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दी थी और प्रतिष्ठान पहले से बेहतर दिख रहा था। नई खिड़कियां, ताजा पेंट, प्रबलित संरचनात्मक समर्थन जो भविष्य की घटनाओं का सामना कर सकते हैं। मैथ्यू ने प्रवेश किया और कई स्टाफ सदस्यों द्वारा तुरंत पहचान लिया गया जो पोर्टल ब्रेक के दौरान उपस्थित थे। यह वही है, एक वेटर ने दूसरे से उत्साह से फुसफुसाया, जिसने सभी को बचाया। शब्द तेजी से फैल गया। कुछ ही क्षणों में मालिक खुद रसोई से बाहर निकला, कृतज्ञता की मुस्कान के साथ। 50 के दशक में एक मोटा आदमी, जवान आदमी। मैथ्यू, है ना? मालिक हाथ बढ़ाकर पास आया। मैंने सुना कि आपने उस दिन क्या किया। आपने मेरे कर्मचारियों, मेरे ग्राहकों और अन्य लोगों को बचाया। कृपया अपनी पसंद के अनुसार कहीं भी बैठें। आज सब कुछ घर पर है। इससे पहले कि मैथ्यू बोल पाता, मालिक बोला, मैं जोर देता हूं, आपने अजनबियों के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। कम से कम मैं आपको ठीक से खिला सकता हूं। आप जो चाहें ऑर्डर करें, जितना चाहें ऑर्डर करें। यह मेरा सम्मान है। यह महसूस करते हुए कि इनकार करना वास्तव में आदमी की वास्तविक कृतज्ञता का अपमान करेगा और उसे कुछ पैसे खर्च करने होंगे, मैथ्यू ने शालीनता से स्वीकार किया। चूंकि आप जोर देते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। भोजन के लिए धन्यवाद। वह एक उत्कृष्ट दृश्य के साथ एक प्रीमियम टेबल पर बैठा था। मेनू तुरंत दिखाई दिया और मैथ्यू ने उदारतापूर्वक आदेश दिया, लाभ उठाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मालिक स्पष्ट रूप से आतिथ्य के माध्यम से अपना धन्यवाद व्यक्त करना चाहता था। भोजन उतना ही उत्कृष्ट था जितना मैथ्यू को याद था। इससे भी बेहतर, क्योंकि शेफ अपनी मेज पर भेजे गए हर व्यंजन में अतिरिक्त प्रयास कर रहा था। मैथ्यू ने भोजन का भरपूर आनंद लिया। कई दिनों के निरंतर युद्ध और तनाव के बाद व्यंजनों और शांति के संक्षिप्त क्षण दोनों का स्वाद लिया। समाप्त करने के बाद उसने मालिक को फिर से धन्यवाद दिया और ट्रेडिंग सेंटर की ओर अपना रास्ता बना लिया। ट्रेडिंग सेंटर के अंदर मैथ्यू एक बार फिर उसी सेल्समैन से मिले जिसने उसकी पिछली लूट को संभाला था। हर चीज का मूल्यांकन होने और उसे उद्धरण प्राप्त करने में देर नहीं लगी। मैथ्यू ने अपनी कुल लूट के लिए कुल 500,000 इकट्ठा किए, जिससे वह बहुत संतुष्ट था। कुल मिलाकर मैथ्यू के पास वर्तमान में लगभग 1,500,000 थे, साथ ही केल ने अपने खाते में जो इनाम भेजा था